बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के 131वें जन्म दिवस के इस पुनीत बेला पर सर्वप्रथम दुनिया को वैज्ञानिक विचार देने वाले गौतम बुद्धा, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, क्रांति ज्योति ज्योतिराव फूले, ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फूले, जुल्म की दीवार पर न्याय की ठोकर मार मार करके जुल्म की दीवार को कमजोर करने वाले ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर, भारतीय मूल निवासियों को जुबान देने वाले मानवर साहब कांसीराम, गोंडी संस्कृति को पुनर्जीवित करने वाले दादा हीरा सिंह मरकाम, मूल निवासी संस्कृति के रक्षक महाराजा शंकर शाह मरावी, वीरांगना दुर्गावती जी, भारत के महान सपूत, महान क्रांतिकारी शहीद आजम सरदार भगत सिंह, संत शिरोमणि रविदास जी, कबीरदास जी जैसे सभी संतों पुरुषों महापुरुषों के चरणों में नमन बंदन करते हुए आज के अजाक्स बैनल के इस तने आयोजित कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित मंच और यहाँ पर मेरे सामने पंडाल में उपस्थित मूल निवासी क्रांति के सिपाही, माता, भाई और अन्य बड़े बुजुर्ग जन, आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, अभी बहुत सी बातें हुई। ये जो समस्याएं आज हमको दिख रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं समाज में डर व्याप्त हो रहा है। हर किसी के मन में ये बात है, तब ये बात निकल के आ रही है और लोग सुन भी रहे हैं। कभी पेपर में आता है, कभी टीवी में आता है, कभी सोशल मीडिया में आता है कि भारतीय संविधान खतरे में है। साथियों, ये भारतीय संविधान खतरे में क्यों है? आखिर इससे परेशानी किसको है? साथियों, इसके बैकग्राउंड में अगर जाएं तो जब हमारे भारत का नाम कोयामुरी द्वीप था, उस जमाने में भारत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि, व्यापार के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी नाम रखता था। साथियों, कालांतर में जब इस देश का नाम श्रृंगार द्वीप पड़ा, उस जमाने में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पराक्रम के क्षेत्र में भारत अग्रणी माना जाता था। साथियों, यात्रा और आगे बढ़ी तो उस जमाने में भारत का नाम जम्बू द्वीप था। उस जमाने में पूरा समाज जम्मूवासी हुआ करता था। यहाँ कोई जात पात ऊंच नीच नहीं हुआ करता था, कोई अमीर गरीब नहीं हुआ करता था। यहाँ गण और गणपतियों का शासन चलता था। अभी हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय ने कहा कि समाज कमजोर हो रहा है। उस जमाने में गणपति व्यवस्था चलती थी। साथियों, आगे जब गोंडवाना लैंड के रूप में इस देश का नाम हुआ तो उस जमाने में भी इस देश का हर नागरिक सिर्फ गोंड हुआ करता था। जैसे आज हर भारत का नागरिक भारतीय होता है, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होता है। साथियों, उस जमाने में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि, व्यापार के क्षेत्र में हर व्यक्ति तरक्की के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था और दुनिया में हमारे देश का नाम था। साथियों, भारत सोने की चिड़िया भी कहलाता था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत कमजोर हुआ? साथियों, भारत का एक नाम आर्यावर्त भी है। जब इस देश का नाम आर्यावर्त हुआ तो उस जमाने में एक संविधान बना जिसका नाम है मनुस्मृति, और मनुस्मृति के साथ साथ 13 और
स्मृतियां थी। उस मनुस्मृति में जो हमारी गोंडी संस्कृति थी, कोयामुरी द्वीप वाली संस्कृति थी, गोंडवाना लैंड वाली हमारी संस्कृति थी, उसको तोड़ करके, उस व्यवस्था को तोड़ करके 6747 जातियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और एक नई व्यवस्था कायम की गई। साथियों, यह व्यवस्था जो है सन 1950 के पहले 1500 वर्ष पीछे जाएंगे वहां तक कायम हुई थी और यह जो व्यवस्था थी 1500 वर्षों में परंपरा का रूप ले ली। आज इस देश में बाबा साहब के संविधान के बाद 2 संविधान लागू हैं। एक व्यवहारिक संविधान है जिसे हम परंपरा के तहत तमाम सारे नियम कायदों से समाज को हाँकना चाहते हैं। दूसरी एक औपचारिक व्यवस्था है जिसे हमारे 289 सदस्यों ने मिलकर के संविधान बनाया था और उसकी अगुवाई डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने किया था। साथियों, उस संविधान को औपचारिक रूप से 26 जनवरी सन 1950 को इस देश में लागू किया गया और तब से आज तक 72 वर्ष हो चुके हैं। 72 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि संविधान को खतरा उत्पन्न हो गया? साथियों, सोचने की बात है। खतरा क्या है? बाबा साहब के जीवन की एक घटना बताता हूँ। साथियों, जब बाबा साहब बहुत छोटे थे, 8-10 साल के, 5 साल में, तो उनकी माताजी एक्सपायर हो चुकी थी। जब वो उनके पिताजी रामजी राव का तबादला मध्य भारत से दक्षिण भारत में हुआ तो वहां पे बहुत समय के बाद बाबा साहब को अपने भाइयों के साथ, अन्य बहनों के साथ मिलने के लिए बाबा रामजी राव ने बुलाया और जब वो ट्रेन से गए, शाम को उतरे स्टेशन में तो सारे यात्री वहां से जा चुके थे और वही बच्चे वहां पे खड़े थे। स्टेशन मास्टर को समझ आया कि यह कोई सभ्य परिवार के बच्चे लगते हैं, आखिर इनको जाना कहाँ और रुके क्यों हैं। उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे बाबा जी, उस समय पिताजी को बाबा जी बोलते थे, तो उन्होंने कहा बाबा जी से हमको मिलने जाना है, अमुक जगह जाना है। तो उन्होंने तांगे वाले को बुलाया और उनको कहा कि अमुक जगह बच्चों को छोड़िए। वो सम्मान से उनको बैठा करके ले गया, लेकिन रास्ते में उनकी जाति पूछा और जब उन्होंने जाति बताया कि हम महार जाति और महार वंश के बच्चे हैं, तो उसने तांगे से डांट करके उतार दिया, कहा नीच जात के बच्चों को हम इस तांगे में बैठाने वाले नहीं हैं। अब उन बच्चों के सामने समस्या हो गई कि आखिर उस अजनबी जगह में कैसे जाएं। तो उन्होंने अन्वय भी नहीं किया और कहा कि आप ज्यादा पैसे ले लीजिए लेकिन हमको उस जगह तक छोड़ दीजिए। ज्यादा पैसे के एवज में उसने कबूल किया कि हम एक शर्त पे आपको छोड़ेंगे। और वो शर्त क्या थी साथियों? वो शर्त थी कि इस तांगे में बैठ करके आप नहीं जाओगे, इस तांगे के पीछे पीछे आप चलोगे, आगे आगे मैं चलता हूँ। ये व्यवस्था थी। साथियों, आगे जब बढ़े तो अम्बेडकर साहब को प्यास लगी और उन्होंने तांगे वाले से कहा कि चाचा हमको ये पानी रखे हो जो पिला दो, बहुत प्यास लगी है, चला नहीं जाता है। तो बोला तेरी पानी पीने की इच्छा हो रही है तो आगे कहीं नाला मिलेगा, वहां पी लेना, ये पानी मैं नहीं पिला सकता आपको। सोचिए उस बच्चे के दिल में क्या गुजरी होगी। साथियों, आगे एक नाला पड़ा, पानी दिखा लेकिन चारों तरफ से कीचड़ में। आप जानते हैं कि गर्मी के समय में जलाशय सूखता है तो अगल बगल से कीचड़ रहता है और बीच में पानी रहता है। वो बच्चे सभी गए दौड़ते हुए और कीचड़ में घुस करके और पानी पिए और जब वो पानी पिए तो तमाम उनके कपड़े में कीचड़ लगा, पैर में लगा, हाथ में लगा और उसी हालत में पैदल वो व्यक्ति वहां तक छोड़ा। जब रामजी राव बाबा देखे कि बच्चे इस पोजीशन में हैं तो बिना बताए समझ गए कि इनके साथ क्या हुआ है। और बाबा साहब जो हैं भीमा के नाम से उस जमाने में जाने जाते थे, बालक थे, वो अपने बाबा के गले लिपट करके फूट फूट के रोने लगे और उन्होंने सवाल किया कि बाबा जी आखिर हमारा क्या दोष है कि हमको उसने तांगे से उतारा, हमको उसने पानी नहीं पिलाया और पैदल हम चल के आए हैं। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा इसी से तो लड़ना है, तुमको अपना धैर्य नहीं तोड़ना है। आने वाले समय में इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम अगर करेगा तो मेरा भीमा करेगा। और वो काम बाबा साहब ने 26 जनवरी सन 1950 के पहले जो संविधान सभा गठित हुई थी, उस संविधान सभा में संविधान लिखा और जिस व्यवस्था ने पानी
पीने से रोका था, जिस व्यवस्था ने बाबा साहब को, बालक अंबेडकर को बच्चों के जूते के पास और खिड़कियों के बगल से झांक झांक कर पढ़ने के लिए मजबूर किया था, उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 में सारी ऐसी प्रथाओं को, व्यवस्थाओं को, धार्मिक ग्रंथों को जो ऐसी व्यवस्था को प्रोवाइड करते थे, ऐसे नियमावली को संचालित करते थे, उसको जीरो घोषित कर दिया। साथियों, आर्टिकल 13 पढ़ा जा सकता है। और इतना ही नहीं किया साथियों, ये तो संविधान की बात हुई। संविधान बनने के बाद हमारे सारे अधिकार सुरक्षित हैं, लेकिन बाबा साहब ने एक बात कहा था, संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये जीरो हो जाएगा। आज वही समस्या है। आज हमारा संविधान खतरे में क्यों है? खतरे में इसलिए है कि उसको जमीन में उतारने वाले लोगों की मानसिकता ठीक नहीं। साथियों, ये लौट करके वही व्यवस्था लाना चाहते हैं। आप लोग बहुत खुश होते हैं, हमारे मूल निवासी समाज के लोग बहुत खुश होते हैं, हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदू राष्ट्र होगा तो मलाई बटेगी हिंदुओं को, अब बाकी मार के डंडा भगा दिया जाएगा। अरे भाइयों, सबसे पहले नंबर मूल निवासियों का लगने वाला है। और आपको दिख जाना चाहिए कि 2003 के बाद सारी भर्तियां जाम है, एक भी बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये जो अजाक्स का बैनर है, ये जो संगठन है अधिकारी कर्मचारियों का, जब भर्ती नहीं होगी तो आज जो कर्मचारी अपॉइंटमेंटेड हैं, एक न एक दिन रिटायर होंगे, और जब नई भर्ती होगी नहीं तो क्या ये संगठन आपका रहेगा? और जब संविधान नहीं रहेगा तो ये संगठन नहीं रहेगा, ये संगठन नहीं रहेगा तो समाज भी एक न एक दिन गर्त में जाएगा। साथियों, हमारे मूल निवासी समाज का भविष्य खतरे में है। इस बात को समझने के लिए इस संगठन को हमें घर घर तक पहुंचाना होगा। यहाँ बैठ के भाषण सुनने से, यहाँ खड़े होकर भाषण देने से, रैली करने से काम नहीं चलेगा। साल में 500 रुपए, 1000 रुपए चंदा देने से काम नहीं चलेगा। हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन है उसके पंपलेट बने, उनकी तस्वीरें बने, और हम गांव-गांव में जाएं, अपने बच्चों को शिक्षा से संबंधित सामग्रियां वितरित करें, उनके पास बैठे, उनके बातों को सुने और उनको संविधान के विषय में बताएं, शासन के विषय में बताएं, अपनी मातृभूमि के विषय में बताएं कि इसके प्रति भी हमारा कोई उद्देश्य है, हमारा कोई लक्ष्य है, हमारा कोई कर्तव्य बनता है। तब हमारा समाज उठेगा, जागेगा, और जब समाज जागेगा तो निश्चित रूप से उस समाज की जमीर भी जागेगी। अभी हमारा समाज सोया हुआ है तो जमीर भी सोई हुई है। जब जिस दिन जमीर जगेगा उस दिन समाज उठेगा, और जब समाज उठेगा तो हमारे भाई साहब ने अपने गाने में कहा कि दिल्ली जाना है, हमें भोपाल जाना है। साथियों, तब हम जा पाएंगे, ऐसे नहीं जा पाएंगे। अभी 2023 आपके सामने है, 2024 आपके सामने है, सारे विभाग प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं। जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, आरक्षण रहेगा नहीं, तो आपके बच्चे क्या नौकरी पाएंगे? जब नौकरी नहीं पाएंगे तो जमीन भी नहीं है। भारत की टोटल भूमि का 6% मूल निवासियों के पास है, बाकी जो है 94% भूमि पूंजीपतियों के पास है, बड़े लोगों के पास है। तो क्या हम कृषि करके भी हमारा बच्चा आगे जीवन यापन कर पाएगा? सोच लेना चाहिए। साथियों, अगर हमारा 100 रुपए का नुकसान हो जाता है, गांव में अगर 5 किलो चावल ना मिले, अनाज ना मिले, किसी को गैस कनेक्शन ना मिले, उसके लिए 6 महीने तक दौड़ते हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ लुट रहा है, समाज को कुछ पता नहीं हो रहा है, समाज इस विषय में सोच नहीं रहा है। कब सोचेगा? ये तब सोचेगा जब हमारे पढ़े लिखे लोग गांवों की ओर निकलेंगे, समाज के बीच जाएंगे। साथियों, इस प्रकार से हमारे मूल निवासी समाज का कल्याण और उत्थान हो सकता है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तेज प्रताप प्रजापति जी, आप मानपुर से आए।